आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसी बहुत ही अनबिलीवेबल स्टोरीज बताने वाला हूँ। क्लॉस्ट्रोफोबिक, जो आपके इस डर को और ज़रा बढ़ा देगी, और सेकंड वाली सच में बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली है। बट उससे पहले दो बातें। सबसे पहले तो दिवाली निकल चुकी है। आप मुझे बताइए कि आप सबने दिवाली में क्या क्या कुछ किया, कैसी रही आपकी दिवाली, कैसे सेलिब्रेट किया। और बात करें मेरी, तो पर्सनली सब कुछ ठीक था। मुझे नई शर्ट मिली है दिवाली पे, सो बहुत अच्छा लगा, और इसी शर्ट के अंदर मैं अभी शूट भी कर रहा हूँ। दूसरी बात, फीवर है, कॉल्ड है, सो अगर आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो या फिर भारी लगे तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना। काफ़ी हाई फीवर है, बट कोई बात नहीं, चलता है। बट इन सबसे पहले आप सभी के सामने जो लाइक बटन है, इसने भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाई, इसने भी खूब सारे पटाखे फोड़े। अब बारी है इसको फोड़ने की। सो आप इसके ऊपर अंगूठा रख के इसको फोड़ दीजिएगा। देखिएगा कैसी चटर पटर की या फिर कुचू पुचू की कुछ आवाज़ आती है तो मुझे नीचे बताइए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। मेरी इस पहली स्टोरी को समझने के लिए हमें ताइवान में जाना पड़ेगा, और दिन था 1 फरवरी 2009 का, जब 32 साल का लुओ जिनफा नाम का ये लड़का अपने सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आया, और उसने जैसे दरवाजा खोला, सामने उसका लैंडलॉर्ड खड़ा हुआ था। असल में इसके घर की डोर बेल इसके लैंडलॉर्ड ने ही बजाई थी, और जैसे इस लैंडलॉर्ड ने लुओ जिनफा को देखा तो लुओ जिनफा का मुंह अपने आप नीचे हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली लुओ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, क्योंकि उसने पिछले 2 महीनों का किराया अभी तक अपने इस मकान मालिक को नहीं दिया। अब ऑब्वियसली सामने खड़ा है मकान मालिक बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और जैसे इसने सामने लुओ को खड़े हुए देखा तो उसने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। अब शब्द बोलने शुरू कर दिए, गालियां देने लग गया कि क्यों भाई, क्यों नहीं हो रहा, किराया क्यों नहीं दे रहा। इस टाइम पर लुओ को इस अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हुए सिर्फ 2-2.5 महीने ही बीते थे, लेकिन जो इसने एडवांस किराया दिया था कुछ दिनों का, सिर्फ वही किराया अभी तक इस मकान मालिक को दे रखा था। उसके बाद इसने 1 भी रुपया उसको नहीं दिया। अब ऑब्वियसली मकान मालिक को भी गुस्सा आना बनता था, तो जैसे ही उसने वो बोलना शुरू किया, लुओ ने अगेन अपने आंख और कान बंद कर लिए ताकि उसका मकान मालिक उसको डांट कर चुप हो जाए। वो वेट कर रहा था कि कब ये चुप हो। ऑब्वियसली उस टाइम पर लो भी कुछ बोलना चाहता था अपने मकान मालिक को, क्योंकि उसको ये कुछ अपार्टमेंट खास पसंद नहीं आया। ना तो यहाँ पर एयर कंडीशनर वगैरह लगा हुआ, गर्मियों के टाइम में यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी भयंकर गर्मी कि बिना एसी के रहा नहीं जा सकता। दूसरा, यहाँ ये ऊपर चढ़कर है, इसकी सीढ़ियाँ भी कुछ खास साफ नहीं रहती। ऑब्वियसली इस टाइम पर लोगों को भी कुछ शिकायतें थी अपने मकान मालिक से कि यहाँ मुझे बहुत सारी दिक्कतें फेस हो रही हैं, आप प्लीज़ उनका सोल्यूशन करवा के दीजिए। बट दूसरी साइड लोगों को अंदर से पता था कि वो अभी कुछ भी कमा धमा नहीं रहा। अगर इस मकान मालिक ने उसको निकाल दिया तो वो कहाँ जाकर रहेगा। इससे अगर अच्छे अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होना है तो उसको अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ेंगे, जो कि वो भी देने के हालत में बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास कोई नौकरी नहीं है, तो पैसे कहाँ से देगा। सो उसको जैसे तैसे इसी अपार्टमेंट के अंदर अपने आप को सिक्योर करके रखना था। और दूसरा, इस लैंडलॉर्ड की बातें के शांत होने की वो वेट कर रहा था, क्योंकि उसको एक बहुत ही स्पेशल बात लैंडलॉर्ड से करनी थी। बट सामने खड़ा वो मकान मालिक बार बार लोगों को बोले जा रहा था कि कैसे उसके पास अधिकार है कि वो अभी तुम्हारे इस मकान के ऊपर जिसके अंदर तुम रह रहे हो, वो इसके अंदर ताला मार देगा, तुमको बाहर निकाल के जो भी तुम्हारा सामान अंदर पड़ा हुआ है वो भी जब्त कर लेगा, क्योंकि तुमने अभी तक किराया नहीं दिया है। और ये एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि मैं कभी भी इसको खाली करवा सकता हूँ अगर तुम किराया ना दो। फाइनली तकरीबन 7-8 मिनटों तक बहुत ही अच्छी गालियाँ सुनने के बाद वो मकान मालिक चुप हुआ, और लुओ के पास अब मौका था अपने मन की बात रखने का। सो उसने अपने मकान मालिक को कहा कि मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट क्या आप मेरी एक बात सुनेंगे। सामने खड़ा मकान मालिक, तुम मुझे बोल ही क्या सकते हो, क्या है तुम्हारे पास बोलने के लिए, क्योंकि तुमने अभी तक किराया दिया नहीं है और मैं तुम्हारी बात सुनूं भी क्यों। बट लोगों ने कहा कि प्लीज़ आप बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए जो मुझे बहुत लंबे टाइम से खाए जा रहा है, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। लैंडलॉर्ड ने भी कहा कि हाँ बता, क्या पूछना चाहता है। तब लोगों ने पूछा कि क्या जिस अपार्टमेंट के अंदर मैं रहता हूँ उसके अंदर किसी का मर्डर हुआ था। अब जैसे ये बात उस सामने खड़े मकान मालिक ने सुनी, उसको समझ नहीं आया कि ये क्या बकवास कर रहा है तू। ये तेरे पास अगर किराया नहीं है तो तू मुझसे और ज़रा टाइम ले ले, थोड़ी पोलाइटली बात कर ले, बट ये क्या मतलब होता है कि यहाँ मेरे जिसके अंदर मैं रह रहा हूँ उसके अंदर किसी का कोई मर्डर वगैरह हुआ है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऑब्वियसली मकान मालिक इस बात से, इस सवाल से बहुत ज़्यादा परेशान सा हुआ। उसने तुरंत लोगों को बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले महीने दोबारा वापस आऊँगा, तेरे पास अपना किराया होना चाहिए, और तूने जो सवाल किया है इसका कोई भी जवाब नहीं है। इन सब चीज़ों के अंदर मैं बिलीव नहीं करता। अगले महीने आऊँगा, किराया तेरी जेब में होना चाहिए और मैं लेकर जाऊँगा। ये बोलकर मकान मालिक वापस अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहाँ से निकल चुका था, और लुओ वापस अपने अपार्टमेंट के अंदर जा चुका था। लुओ ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, अंदर एक सोफा की छोटी सी शीट, उसके ऊपर जाकर बैठकर उसके माइंड में 2 बातें चल रही थी। एक तो ये कि 1 महीने के अंदर वो कैसे इस
किराए का जुगाड़ करेगा, क्योंकि अगले महीने तो ये दोबारा आएगा वापस और दोबारा से, वरना इतनी बेइज्जती करके जाएगा, क्या पता ताला भी मार दे। सो टेंशन तो थी किराया देने की। और दूसरी बात कि आखिर ऐसा क्या चल रहा था इस अपार्टमेंट के अंदर कि मजबूर होकर लुओ इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका था कि उसने ये सवाल कि किसी का मर्डर हुआ है क्या इस अपार्टमेंट के अंदर, ये सवाल उसने अपने मकान मालिक से पूछा। आखिर उसको ऐसा क्या फील हुआ। फिर इसी मोमेंट पर बाद में ऐसा कुछ हुआ जो सच में बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। और इसके तकरीबन 1 महीने बाद का टाइम आ चुका था, यानी कि 2 मार्च 2009 का दिन आ चुका था। अब फिर से दिन था किराया लेने का और मकान मालिक ने 1 दिन की पहले ही एक्सटेंशन दे दी, क्योंकि वो पहले 1 फरवरी को आया था। अब उसने 1 दिन फालतू, यानी कि 2 मार्च, 1 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका था, 2 मार्च को आने का फैसला किया। लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं पहले लुओ को फोन करके पूछ लूं कि क्या वो यहाँ पर है भी या नहीं। 2 तारीख की सुबह से लेकर शाम तक लगातार इस मकान मालिक ने लुओ के मोबाइल के ऊपर फोन किया, फोन पर फोन किए, इनफैक्ट बहुत सारे फोन किए, लेकिन लुओ ने एक भी फोन नहीं उठाया। ऑब्वियसली मकान मालिक को गुस्सा आ गया, क्योंकि एक तो उसने अपना मकान दिया हुआ है किराए पर रहने के लिए, दूसरा अभी तक किराया नहीं आया, इतनी बड़ी मोहलत दे रखी है, इतने दिनों से वो फ्री में रह रहा है, अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। इस मोमेंट पर सच में होता तो बहुत बुरा है, मतलब कि बहुत बुरा फील होता है। आप खुद सोच कर देखिए, आपने किसी को पैसे दे रखे हों और उसने टाइम दे रखा हो कि मैं इतने टाइम बाद तेरे को वापस पैसे दे दूंगा तेरे, और जब वो टाइम बीत जाए और सामने वाला दोस्त आपका वो पैसे वापस ना करे, इनफैक्ट आप खुद उसको फ़ोन करें और सामने वाला वो फ़ोन ना उठाए, तो सच में बहुत बहुत बुरा लगता है। मन सा उठ जाता है कि आगे से किसी की मदद करे या ना करे। खैर सुबह से लेकर शाम तक इस मकान मालिक ने लुओ को फ़ोन पर फ़ोन किए, लेकिन लुओ ने एक भी फ़ोन नहीं उठाया। मकान मालिक के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भर चुका था कि नहीं, आज तो ये लुओ नहीं या फिर मैं नहीं, आज तो मैं इसका सारा सामान जब्त करके इस लुओ को यहाँ से घर से बाहर निकाल दूंगा और जो भी इसका सामान पड़ा है इस सामान को बेच कर मैं अपना किराया वसूल कर लूँगा। सो उसने वेट किया कि क्या पता लुओ का फ़ोन आ जाए खुद से, लेकिन 2 तारीख का पूरा दिन बीत चुका था, रात आ चुकी थी, अभी तक लुओ का फ़ोन ना तो उसने रिसीव किया ना ही उसने वापस बैक कॉल किया। धीरे धीरे रात भी बीत गई, 3 तारीख की सुबह आ चुकी थी। 3 तारीख को अगेन इस मकान मालिक ने फोन पर फोन करना जारी किया, लेकिन अगेन लुओ ने अपना फोन उठाया नहीं। अब ऑब्वियसली बहुत हो चुका था। मकान मालिक ने दोबारा से अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और सीधा उसको भगाते हुए इस अपार्टमेंट के ऊपर आया, स्कूटी साइड में पार्क करी, ऊपर की तरफ गया और जाकर सीधा अपने मकान का दरवाजा खटखटाने लगा। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लुओ डरता डराता हुआ आएगा, वो दरवाजा खोलेगा, लेकिन अंदर से किसी की भी आवाज ही नहीं आ रही। उसने दोबारा से और जोर जोर से खटखटाना शुरू किया, लेकिन नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लुओ अंदर हो। सो वो अपने साथ अब की बार अपने मकान की एक्स्ट्रा चाबी लेकर आया था ताकि वो खुद इस मकान का कब्जा दोबारा से ले सके। उसने तुरंत अपनी जेब में रखी उस चाबी को निकाला, उस डोर हैंडल के अंदर चाबी लगाई। अब इस मोमेंट पर ये मकान मालिक अंदर एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, क्योंकि ये जो लुओ यहाँ पर रहता है ये कुछ खास साफ सफाई पसंद वाला आदमी नहीं है। तो इस मोमेंट पर मकान मालिक को लग रहा था कि अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी मिलेगी, इधर उधर कूड़ा कचरा फैला मिलेगा। बट जैसे ही इस मकान मालिक ने चाबी घुमाई, हैंडल नीचे किया और दरवाजा खोला, अंदर जैसे ही मकान मालिक घुसा, अंदर का हाल देखकर ये मकान मालिक लिटरली ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो ये पूरा अपार्टमेंट सिर्फ 1 आर के आप समझ सकते होंगे, एक रूम किचन का एक सेट, मतलब कि कुछ ज़्यादा बड़ा सारा नहीं, एक कमरा और उसी के अंदर एक छोटी सी किचन वगैरह बनाई गई थी, कुछ ज़्यादा बड़ा खास घर नहीं। इस अपार्टमेंट के अंदर जैसे ये मकान मालिक घुसा, उसने देखा लाइट ऑन करके, बट सारा सामान अपनी जगह पर नीटली स्टैक्ड, अच्छे तरीके से सफाई करके रखी हुई थी। बट बीच फ्लोर के ऊपर बहुत सारी खाली बोतलें पड़ी हुई थी दारू की, इनफैक्ट बहुत सारे पेपर्स भी पड़े हुए थे, वो जो रोल कर करके लगा के माल पीते हैं, वो रोल कर करके वो पेपर्स बहुत सारे पड़े हुए थे, उनके अंदर माल पीकर फूका हुआ था। इसके अलावा बीच में एक बड़ा सारा डीप फ्रीजर वो इस कमरे के बिल्कुल बीच में रखा हुआ था। बट इसके अलावा सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला वो थी इसकी दीवारें, इस कमरे की दीवारें। इन दीवारों के ऊपर हर तरफ, लिटरली हर दीवार के ऊपर हर जगह पेपर्स लटकाए गए थे और उन पेपर्स के ऊपर ताइवान की लैंग्वेज के अंदर प्रेयर्स लिखी हुई थी। वहाँ की कुछ जो रीति रिवाज वाली प्रेयर्स होती हैं, धार्मिक प्रेयर्स लिखी गई थी। और ना सिर्फ लिखी गई थी बल्कि इन पेपर्स को चिपकाया नहीं गया था, नहीं, इन पेपर्स को बल्कि टांगा गया था चाकू के सहारे। मतलब कि एक पेपर के ऊपर वो प्रेयर्स लिखी, उस पेपर को काटा,
उसके अपने डिज़ाइन के अंदर काटा और ऐसे दीवार के ऊपर लगा के ऊपर चाकू ठोका गया था। ये देखते ही वो मकान मालिक बहुत ज़्यादा हैरान सा हो गया कि आखिर ये क्या भसड़ है, ये क्या यहाँ पर इसने लगा रखा है, दीवारों का क्या बुरा हाल किया हुआ है। इतने सारे चाकू यहाँ दीवारों के ऊपर ऐसे लगे हुए थे कि जैसे किसी ने यहाँ पर कोई सीरियल किलर वाला कांड सा बैठाया हो। ऐसा कुछ नहीं था। बट खैर, इस मकान मालिक ने पहले तो इस पूरे अपार्टमेंट के अंदर हर बेड के नीचे हर जगह पर लुओ को सर्च किया, लेकिन लुओ उनको कहीं भी नहीं मिला। जिसके बाद ऑब्वियसली अब कुछ कर भी नहीं सकता मकान मालिक तुरंत वहाँ से बाहर निकलकर अपार्टमेंट को उसने लॉक किया। पास ही में एक और जो लॉक लगाने वाला था, जो चाबियां लगाता है, उस दुकान पर गया, उसको पकड़ कर अपने साथ लेकर आया कि चलो मेरे दरवाजे का लॉक बदलना है, क्योंकि वो कोई फिजिकल ताला नहीं था, वो दरवाजे के अंदर ही ताला लगा हुआ था, वहीं वो फिक्स्ड था। सो वो ताला चाबी वाला इनके साथ आया और इन दोनों ने मिलकर एक नया ताला इस डोर हैंडल के ऊपर लगा दिया, ताकि अब लुओ अगर आए भी तो इस अपार्टमेंट को खोल ना पाए। सो फाइनली अपने अपार्टमेंट को दोबारा से पैक करके उसको लॉक करके अब ये मकान मालिक यहाँ से वापस बाहर निकल चुका था। मकान मालिक को अभी भी ये डर था कि कहीं लुओ उनके पास आकर गिड़गिड़ाने ना लग जाए कि उनको प्लीज चाबी दे दो, वो रेंट दे देगा। लेकिन नहीं, ये डर कभी सच हुआ ही नहीं। लुओ कभी भी वापस आया ही नहीं इस मकान मालिक के पास और धीरे धीरे कर टाइम बीतता रहा। इनफैक्ट 7 महीने बीत चुके थे, अक्टूबर का टाइम आ चुका था और फाइनली अब इस मकान मालिक के सगे भाई ने इस मकान मालिक को फ़ोन किया और कहा कि हे, मेरे पास एक पार्टी है जो कि तुम्हारा अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहती है, अगर तुम चाहो तो मैं उस पार्टी को तुम्हारा अपार्टमेंट दिखा सकता हूँ। खैर, उसने अपार्टमेंट तो पहले से ही देखा हुआ, मतलब कि सारे अपार्टमेंट एक ही जैसे उस बिल्डिंग में, कुछ फ़र्क नहीं है उनमें। सो वो तुम्हारा अपार्टमेंट बस किराए पर लेना चाहती है। तुरंत मकान मालिक ने कह दिया कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम बीच में हो तुम इसके गारंटर बन जाना, बट तुमको उस अपार्टमेंट की साफ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 महीने से भी ज़्यादा का टाइम बीत चुका है। वो अपार्टमेंट बिल्कुल वैसा का वैसा बंद है और मैंने उसकी सफाई नहीं करी थी। जो पुराना किराएदार लुओ वहाँ पर रहा करता था, वो अपना सामान ऐसे ही छोड़कर वहाँ पर गया हुआ था और मैंने उसको जाकर नहीं संभाला। उसके भाई ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं पार्टी को वहाँ पर बुला लेता हूँ और हम दोनों चलकर वहाँ पर साफ़ सफाई करवा देंगे। सो फाइनली 18 अक्टूबर 2009 का दिन आ चुका था जब ये दोनों, यानी कि मकान मालिक और उसका भाई, ये दोनों इस अपार्टमेंट पर वापस पहुंचे और इन्होंने पार्टी को फ़ोन कर दिया कि इतने हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, आप लोग आ जाओ अपना सामान लेकर। सो इन दोनों भाइयों ने सारा सामान साफ़ करना शुरू कर दिया। जो भी वहाँ पर फर्नीचर पड़ा हुआ था उसको साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी। जो भी लैंप्स वगैरह लगे हुए थे वो सारे साफ़ करने शुरू कर दिए। जितने भी चाकू इन दीवारों के ऊपर गाड़े गए थे वो एक एक करके सारे चाकू बाहर निकाले। जितनी भी प्रेयर्स वगैरह लगाई गई थी वो सारी प्रेयर्स, वो कागज सारे इकट्ठा किए इन लोगों ने एक जगह पर। इसके अलावा जो बीच कमरे के अंदर वो फ्रिज पड़ा हुआ था उसको बिना कुछ खोले इन लोगों ने सीधा एक ट्रक के अंदर, एक छोटा सा जो छोटा हाथी टाइप का होता है ना, रिक्शा सी, उस रिक्शा को बुलाया, उस फ्रिज को उस छोटा हाथी टाइप के रिक्शा के अंदर लोड करवाया ताकि वो इसको एक पास ही की कबाड़ वाली दुकान के ऊपर बेच के आ सकें। और जितना भी कबाड़ यहाँ से निकला था, बोतलें वगैरह, वो सारी उसी कबाड़ी के पास वो लेकर गए और फाइनली जितने पैसे उनको मिल सकते थे उन लोगों ने वो ले लिए और उस कबाड़ी ने वो फ्रिज वहीं पर खरीद लिया। उसी शाम उस कबाड़ी वाले का फ़ोन तुरंत इस मकान मालिक के पास आया और कहा कि प्लीज़ आप लोग वापस मेरी दुकान के ऊपर आइए, और ना सिर्फ आप यहाँ पर आ रहे हैं बल्कि मैंने पुलिस वालों को भी साथ में यहाँ पर बुला लिया है। अब जैसे ही ये लोग वापस उस कबाड़ी वाली दुकान पर पहुंचे, वहाँ उन्होंने देखा कि 2 पुलिस वालों की गाड़ियाँ चाँव चाँव कर रही हैं पहले से ही। इनफैक्ट एक चीज़ के पास बहुत सारी भीड़ भी जमा हो चुकी है और जैसे ये लोग भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ गए, पुलिस वालों ने इन दोनों को वहीं पर रोका और पूछा कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है। इन दोनों ने कहा कि जनाब हमने ये फ्रिज इनको बेचा था। पुलिस वालों ने कहा कि अरे 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 जल्दी आओ, तुम्हारी तो ज़रूरत थी, हमें कब से वेट कर रहे थे हम तुम्हारा। तुरंत इन दोनों को पूछताछ के लिए अपनी उसी जो पुलिस वालों की गाड़ियां थी उनके अंदर बैठाया और पूछने लगी कि फ्रिज कहाँ से लेकर आए तुम। तब उस मकान मालिक ने पुलिस वालों को सारी स्टोरी बताई कि आखिर ये फ्रिज यहाँ तक कैसे पहुँचा, कि कैसे उन्होंने एक लड़के को रेंट पर दिया था और लड़का किराया नहीं दे रहा था। 2-2.5 महीने तक रुकने के बाद मैंने सारा सामान जब्त कर लिया, लॉक नया लगवा दिया। अब नए किराएदार आ रहे थे तो हमें साफ़ सफाई करनी थी और मैंने सारा कबाड़ यहाँ पर लाकर बेच दिया। पुलिस वालों को बात समझ में आ चुकी थी। सो पुलिस वालों ने वो सारा सामान जांचा और उसके अंदर एक डायरी मिली जिसके अंदर लुओ अपने बारे में सब कुछ लिखता था। उस डायरी के अकॉर्डिंग एक पुलिस वालों ने थ्योरी बताई कि आखिर लुओ के साथ क्या हुआ होगा, वो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये बाद में पता चला कि लुओ कभी इस अपार्टमेंट से बाहर निकला ही नहीं। जी हाँ, वो ना ही निकलना चाहता था और चाह कर भी कभी निकल ही नहीं पाया। वो इसी अपार्टमेंट के अंदर ही था तकरीबन 8 महीनों से। जब वो पहली बार किराया मांगने के लिए गया था मकान मालिक, तब से लेकर जब ये कबाड़ सारा यहाँ से बाहर निकला, तब से लेकर अब तक ये लुओ यहीं पर था
सभी के सामने। लेकिन इस लुओ के माइंड में एक चीज घर कर चुकी थी और वो थी यहाँ पर होने वाली उसके साथ हेलुसिनेशंस। जी हाँ, उसको बार बार ऐसा फील हो रहा था कि कोई है जो उसके ऊपर 24 घंटे नजर बना के रखे हुए है। यहाँ उसको लोगों के चलने की आवाज आती है, जबकि ऊपर वाले अपार्टमेंट सारे खाली पड़े हुए हैं, वहाँ कोई भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको देख रहा है, आवाजें आती हैं, कोई उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। ये सारा कुछ उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा और इनफैक्ट वो इन चीज़ों से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था, ऑब्सेस्ड ना कह के बल्कि परेशान कह सकते हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने प्रेयर्स लिखनी शुरू कर दी अपनी सारी। जैसे हमें ऐसा कुछ फील हो तो हम हनुमान चालीसा गाते हैं, उसका मन में दोहराते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर उसने अपने धर्म की वो जो भी उनकी वो भजन आरती होगी उनको पेपर के ऊपर लिख लिख कर दीवारों के ऊपर चिपकाना शुरू कर दिया, ताकि उसका ये पूरा का पूरा अपार्टमेंट पवित्र हो जाए। इनफैक्ट लुओ ने ये बात अपने आस पड़ोसियों को भी बताई जो भी आसपास की बिल्डिंग में रहा करते थे, और उनमें से ही बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ उस अपार्टमेंट के अंदर हो रहा है तो जरूर उस अपार्टमेंट के अंदर या तो किसी ने कुछ किया होगा अपने साथ, या फिर वहां पर किसी का कुछ मर्डर किया गया होगा, ऐसा कुछ किया होगा, तभी उसकी आत्मा है वहां पर जो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रही है। वो तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं देना चाहती, वो तुम्हें यहाँ से भगाना चाहती है। लेकिन अब लुओ जाए कहाँ पर, उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, मजबूरन उसको वहीं पर रहना पड़ता। धीरे धीरे ये हॉन्टिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि रातों की नींद हराम हो चुकी थी बेचारे उस लुओ की। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए उसने मजबूरन नशे पते वगैरह ज़्यादा करने शुरू कर दिए, माल फूकना शुरू कर दिया, बहुत भयंकर वो दारू पीता। उसने सारा कुछ एक्चुअल डायरी में लिखा हुआ था। इनफैक्ट उसने एक बहुत ही अच्छा सा बेडरूम अपने लिए ढूंढ लिया था इसी कमरे के अंदर, और वो बेडरूम उसका कोई कमरा नहीं था बल्कि वो बेडरूम था एक ये बहुत बड़ा फ्रीज़र जो कि उसके कमरे के बिल्कुल बीच में रखा हुआ था। असल में इस कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ कोई एयर कंडीशनर वगैरह नहीं लगा हुआ था, इसलिए खुद को राहत पहुँचाने के लिए ये अपने साथ अपने सामान में एक बड़ा सारा फ्रीजर लेकर आया था। उस फ्रीजर के अंदर ही इसने अपना बेडरूम बनाया और डेली रात होते ही ये सोने के लिए जाता तो बजाय बाहर अपने बेड पर सोने के ये सीधा अपने इसी फ्रिज के अंदर आता और आराम से इसको ऑन करके इसी के अंदर उसने अपना गद्दा और तकिया लगा रखा था, इसी के अंदर वो आराम से सो भी जाता। इसको लग रहा था कि अगर वो इस फ्रिज के अंदर रहेगा तो उसके दो फायदे हैं, एक तो उसको गर्मी नहीं लगेगी और दूसरा जो भी यहाँ एंटिटी है इस कमरे के अंदर वो इस फ्रिज के अंदर उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो भी अब बाहरी इसी कमरे में भटकती रहेगी वो आराम से इस फ्रिज के अंदर सो सकता है। उसने अपने पूरे रूल्स, सोने के नियम वगैरह उसी डायरी के अंदर लिखे हुए थे कि कैसे वो डेली रात को इसी फ्रिज के अंदर सोता है। और क्योंकि ये फ्रिज पूरा एयर टाइट है, बजाय इसको पूरा बंद करने के इसका ढक्कन जस्ट नीचे डालकर ये बीच में एक किताब अड़ा देता, उसके ढक्कन और नीचे वाले उसके पूरे वो कैबिन के बीच में एक किताब अड़ा देता ताकि बाहर की हवा अंदर आती रहे और उसका दम ना घुटे। 1 फरवरी 2009 के दिन जब दोपहर के टाइम पर ये लैंडलॉर्ड इसके पास गया था किराया मांगने के लिए, और ऑब्वियसली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था लुओ। उसने पूछा था लैंडलॉर्ड से कि क्या यहाँ पर किसी का कोई मर्डर वगैरह हुआ था। उसी दिन जैसे ही लुओ वापस ऊपर गया, इसने ऊपर अपनी वही दारू वगैरह पीनी शुरू करी। अब क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ड्रग यूज़र था, ये माल वगैरह पीता था, सो इसने वहीं पर माल वगैरह बनाया, अपना वो रोल वगैरह बनाए और उसको लेकर तुरंत ये अपने फ्रिज के अंदर घुस चुका था। और हर बार की तरह वही इसने अपने फ्रिज का ढक्कन नीचे की तरफ किया और फ्रिज को ऑन करके वो यहाँ पर सो चुका था। यहाँ पर 2 चीज़ें एक साथ हुई। सबसे पहला तो वो इस फ्रिज के अंदर जाने से पहले अपने मोबाइल को बाहर ही चार्ज पर लगा कर गया था, और दूसरा अब की बार उसने फ्रिज का ढक्कन बंद करते टाइम किताब बीच में नहीं लगाई और वो ढक्कन पूरा बंद हो चुका था। अब आप कहेंगे कि उसने नोटिस क्यों नहीं किया ये बात, तो असल में उस टाइम पर लुओ बहुत भयंकर नशे में था। पहले से ही उसने दारू वगैरह पी रखी थी, वो इतना कॉन्शियस नहीं था कि सब कुछ सोच सके और सब कुछ परफेक्ट कर सके, और साथ में उसने वो माल वगैरह के रोल बना रखे थे। सो जैसे ही लुओ हर बार की तरह इस फ्रिज को खोल के अंदर की तरफ गया, उसने ढक्कन बंद किया। अब ढक्कन पूरा बंद हो चुका था और अंदर ही उसने वो माल वगैरह पिया होगा और पीते पीते लुओ को नींद आ चुकी थी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि अब क्योंकि हवा बाहर सर्कुलेट नहीं कर पाई, अंदर की हवा अंदर, बाहर की हवा बाहर, और धीरे धीरे लुओ उसका दम घुटता चला गया होगा। उसको तो पता भी नहीं चला होगा कि धीरे धीरे वो मौत के अंदर जा रहा है। उसको तो संभलने तक का मौका नहीं मिला। अब क्योंकि ये फ्रिज कंटिन्यू चलता रहा, इसके अंदर से जो लुओ की लाश थी वो भी सड़ी नहीं, ये भी बिल्कुल इंटैक्ट हालातों के अंदर थी। दिक्कत यहाँ ये थी कि 1 महीने बाद जब लैंडलॉर्ड इस घर के अंदर आया लुओ को ढूंढने के लिए, तब उसने लुओ को हर जगह देखा था सिर्फ इस फ्रिज को छोड़कर, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति
छुपने के लिए फ्रिज के अंदर भी जा सकता है। आमतौर पर हमने देखा है कि फ्रिज के अंदर सिर्फ लाश जाती है, बट इसके फिर 7 महीनों बाद 18 अक्टूबर 2009 के दिन जब फाइनली मकान मालिक और उसका भाई यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने सारा कबाड़ कलेक्ट किया और इसको छोटा हाथी टाइप के व्हीकल के अंदर रखवा कर सीधा कबाड़ी वाले के पास भेजा। और उसने वहां पर जाकर जब इस फ्रिज को चेक किया, इसको खोला, तो अंदर लुओ की लाश थी। और वो इससे इतना ज़्यादा डर गया कि उसने तुरंत मकान मालिक को फ़ोन किया और साथ में पुलिस वालों को भी मौके पर बुलाया। सोच कर देखिए आप इस टाइम पर लुओ के ऊपर क्या बीत रही होगी, कैसी हालत रही होगी कि नशे में वो है, उसका दम घुट रहा है लेकिन वो फील नहीं कर पा रहा और उसी फ्रिज के अंदर वो अपनी जान गंवा चुका था। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ लुओ के साथ। अब मेरी दूसरी स्टोरी। मेरे इस दूसरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें कंबोडिया के जंगलों में जाना पड़ेगा और दिन था 4 मार्च 2019 का, जब यहीं पर बने हुए बहुत सारे फार्म्स में से एक फार्म के अंदर 28 साल का संबोरा नाम का एक लड़का रह रहा था। और जैसे उसने सुबह का ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट किया, उसने तुरंत अपनी माँ से अपना बैग मांगा और वो बैग लेकर वो अपने घर से बाहर निकल चुका था। असल में ये अब एक माउंटेन के ऊपर, एक पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने वाला था उस बैग को लेकर। और वो कोई बैग नॉर्मल बैग नहीं, बल्कि उस बैग के अंदर वो बहुत सारा चमगादड़ों का मल वो इकट्ठा करके उसके अंदर स्टोर करने वाला था। स्पेशली बैट पूप, उसको स्टोर करने के लिए बैग उसने अपनी माँ से मांगा था और यही इनका मेन बिजनेस भी था। असल में चक्राई पर्वतों के आसपास रहने वाली जितनी भी आबादी है, ये इनका सारों का मेन बिजनेस है कि वो सभी लोग इन पर्वतों के ऊपर चढ़कर यहाँ बनी हुई बहुत सारी गुफाओं के अंदर जा जाकर चमगादड़ें जहाँ पर मेनली रहती है, जिन गुफाओं के अंदर, उन गुफाओं के अंदर जा जाकर चमगादड़ों का मल इकट्ठा करते हैं और उनको बहुत अच्छे दामों पर किसी खाद बनाने वाली कंपनी को बेच देते हैं। क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि चमगादड़ों का मल और मूत्र ये बहुत ही अच्छा होता है, एक फर्टिलाइज़र, और इसे खाद में मिलाकर किसी भी ज़मीन की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। सो इन लोगों ने अपना मेन बिजनेस बना रखा था और ऐसा ही 28 साल का संबोरा नाम का लड़का अपने घर से अपना बैग लेकर बाहर निकला सुबह सुबह ही, क्योंकि अब इसको चक्राई माउंटेन के ऊपर अपनी चढ़ाई पूरी करनी थी। लेकिन आज उसका प्लान दूसरा था। असल में आमतौर पर ये सभी लोग, इन्होंने अपनी अपनी फिक्स की हुई थी, जो भी यहाँ पर लोग रहा करते थे, इन्होंने अपना अपना इलाका फिक्स किया हुआ था कि इस केव के अंदर जितना भी चमगादड़ रहती हैं उन सभी का ये बैट पूप हम कलेक्ट करेंगे। बट इसके अलावा भी चक्राई पर्वत के ऊपर ऐसी बहुत सारी और भी गुफाएं थी जिनके ऊपर आज तक लोग नहीं गए थे। बहुत सारे रीज़न से या तो वहाँ तक चढ़ना इम्पॉसिबल है, या फिर वहाँ तक चढ़ना वर्थ नहीं है, या फिर कुछ और रीज़न। बट आज की जो चढ़ाई होने वाली थी संबोरा की, वो स्पेशली एक अलग गुफा के लिए होने वाली थी, क्योंकि उसको पता था कि इस गुफा के अंदर वो जाएगा तो उसको बहुत सारा बैट पूप मिलेगा और उसको वो कलेक्ट करके लेके आएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बट असल में यहाँ दिक्कत ये थी कि जिस गुफा के अंदर वो जाने की सोच रहा था, वो गुफा बहुत ज़्यादा संकरी सी, बहुत ज़्यादा नैरो, लेकिन खुद अब ये संबोरा कुछ ज़्यादा मोटा नहीं, बिल्कुल पतला सा। सो इसने सोचा कि क्यों ना वो अपने इस पतलेपन का फ़ायदा उठाकर इस गुफा के अंदर जाए और वहाँ जितना भी मल मूत्र पड़ा होगा, क्योंकि आज तक उस गुफा के अंदर कोई गया नहीं, सिर्फ बाहर से ही लोगों ने उस गुफा को देखा है, तो क्यों ना वो अंदर जाकर जितना भी पड़ा होगा, बहुत सारा पड़ा होगा, उसको तो लॉटरी जैसा लग जाएगा, तो क्यों ना वो जाकर उसके अंदर कलेक्ट करके लेके आए। तकरीबन 1.25 घंटे तक पर्वत के ऊपर चढ़ाई करने के बाद फाइनली सम अब उस गुफा के सामने खड़ा था, जहां पर उसको अंदर जाकर वो सारा मलमूत्र कलेक्ट करना था चमगादड़ों का। बट उससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर ये वाली गुफा वो कैसी थी। इसकी जो एंट्रेंस थी वो तकरीबन 3.5 फुट की, सिर्फ 3.5 फुट चौड़ी। अब ये 3.5 फुट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है अंदर जाने के लिए, लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि अंदर जाते जाते और ज़्यादा संकरी हो रही थी, जो कि बाहर से ही खड़े खड़े कोई भी व्यक्ति देखकर बता सकता था कि अंदर घना अंधेरा है, कुछ भी अंदर क्लियरली दिख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा अंदर संकरी हो जा रही है। इसके अलावा कुछ लोग पहले जो इस गुफा के अंदर गए थे, उन्होंने बताया कि ये गुफा स्टार्टिंग में तो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी अंदर जा रही है, बट बीच में इसके अंदर, जैसे कि मान लो यहाँ से सीधी गई, यहाँ बीच में एक अलग पॉकेट सी बनी हुई है, एक चैम्बर से बने हुए हैं जहाँ खुला इलाका आता है। इसके अलावा और अंदर जाने पर फिर आगे स्ट्रेट रास्ता आएगा, वो थोड़ा संकरा सा रास्ता आएगा, और जैसे वो संकरा रास्ता क्रॉस होगा तो फिर अगेन बड़ा सारा एक चैम्बर्स आएगा जहाँ बहुत खुला इलाका है, वहाँ लोग आराम से बैठ भी सकते हैं, खड़े तक हो सकते हैं। सो ये बात संबोरा के माइंड में थी। सो फाइनली उसने अपना बैग दोबारा से सेट किया। उसके पीछे, बैग के पीछे एक बड़ी सारी रस्सी भी बंधी हुई थी ताकि उसका बैग उससे छूटे ना। उसने रस्सी अपने कमर के ऊपर सेट करी, साथ में अपनी फ्लैश लाइट बाहर निकाली, अंदर की तरफ देखा कि क्या वो जाने के लिए परफेक्ट है। फाइनली उसने अपने हाथ नीचे की तरफ किए और इस गुफा के अंदर अब संबोरा
एंटर हो चुका था। तकरीबन 20 मिनटों तक अंदर जाने के बाद फाइनली अब वो पहला चैम्बर आ चुका था, जहां वो खुली जगह इस संबोरा को दिख रही थी। उसने अपने टॉर्च से उस खुली जगह को अच्छे तरीके से देखा और ये जो खुला सा चैम्बर था, इन्हीं चैम्बर के अंदर बहुत सारी ऊपर चमगादड़ें ऐसे लटकी हुई थी दीवार से और नीचे उनके बहुत सारा उनका मलमूत्र पड़ा हुआ था। इस मलमूत्र को देखते ही संबोरा समझ चुका था कि उसकी तो लॉटरी लग गई, अंदर और भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। फाइनली उसने अपना बैग आगे की तरफ निकाला और साथ में उसने कुछ खुरचने के लिए अपने साथ वो पत्तियां लेकर आया था और तुरंत उन पत्तियों को निकाल कर उसने सारा मलमूत्र उनका जो नीचे पड़कर सूख चुका था अभी तक, तो उस सारे चिपके हुए मलमूत्र को उखाड़ना शुरू किया। फाइनली उसने वो सारा स्कूप करके अपने बैग के अंदर डाला और अब बारी थी और ज़रा अंदर जाने की, ताकि वो अगले चैम्बर में जाकर वहाँ से वो सारा बैग पूप निकाल सके। अपने इस पहले वाले चैम्बर से सारा माल इकट्ठा करने के बाद अब बारी थी आगे वाले चैम्बर में जाने की और यहाँ दूसरे वाले चैम्बर के अंदर और भी ज़्यादा माल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू संबोरा, क्योंकि वो वाला चैम्बर इससे भी ज़्यादा बड़ा था और उसके अकॉर्डिंग बस उस चैम्बर तक जाकर सारा माल इकट्ठा करने के बाद उसका पूरा ट्रिप यहीं खत्म हो जाएगा और वो सारा माल लेकर उसको वापस अपने घर जाना है। और यकीन मानिए ये उसके तकरीबन 3 से 4 महीने तक मेहनत करने के बाद वो इतना माल इकट्ठा कर पाता आसपास की किसी और गुफाओं के अंदर जाकर, जो उसे अब अगले चैम्बर के अंदर मिलने वाला था। और दूसरे चैम्बर तक जाने वाले रास्ते के बीच में सिर्फ एक ट्विस्ट था और इस ट्विस्ट के बारे में संबोरा को बहुत अच्छे से पता था। जी हाँ, पहले वाले चैम्बर से लेकर अगले वाले चैम्बर के रास्ते में बिल्कुल बीच में एक छोटा सा पर्टिकुलरली क्रैक था और ये क्रैक तकरीबन 6 इंच चौड़ा, 6 से 7 इंच तक चौड़ा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये चौड़ाई की नहीं थी, 6 से 7 इंच चौड़ा इसको इजीली क्रॉस किया जा सकता था, बट दिक्कत यहाँ ये थी कि अगर कोई भी व्यक्ति उस क्रैक के अंदर देख ले तो वो सच में पागल सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस क्रैक का कहीं एंड दिखता ही नहीं। वो क्रैक कितना गहरा है, उसकी गहराई कितनी है, ऐसा लगता है जैसे सीधा धरती के आर पार जा रहा हो। और उसको देखकर ऑब्वियसली कोई भी डर सकता है। ऑब्वियसली हर किसी को किसी ना किसी तरीके का डर होता है। किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को पानी का हाइड्रोफोबिया होता है, किसी को ऊंचाई का होता है। ऐसे ही यहाँ पर संबोरा को भी डर था कि आखिर नीचे देखने पर उसको वहाँ क्या दिखेगा, ऐसा क्या होगा उसके अंदर, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसको अगर दूसरे चैम्बर तक जाना है तो इस क्रैक को वो क्रॉस करेगा तभी दूसरे चैम्बर तक पहुंच पाएगा। ऐसा नहीं था कि वो कहीं साइड से होके निकल जाए, इतनी चौड़ी नहीं थी ये गुफा। बट इस क्रैक को क्रॉस करने के बदले इनाम बहुत अच्छा मिलने वाला था। सो इसी इनाम के लालच में अगेन संबोरा ने अपनी जर्नी शुरू करी और वापस अपने घुटनों और कोहनी के बल चलते चलते वो आगे की तरफ सरकने लगा और धीरे धीरे वो क्रैक उसके पास और आता जा रहा था। उसने अपनी फ्लैशलाइट से आगे की तरफ देखा कि हाँ, क्रैक नियरली उसके पास पहुंच चुका है। और जैसे वो उस क्रैक के ऊपर पहुंचा, उसने अगेन, अब इंसान का मन होता है कि एक बार जरूर नीचे देख तो ले आखिर है क्या बीमारी। सो अगेन संबोरा ने अपनी फ्लैशलाइट उस क्रैक के अंदर डाली, लेकिन उसको उसका एंड नहीं दिखा। वो फ्लैशलाइट की जो रोशनी थी वो नीचे जाकर खत्म हो रही थी, कहीं से भी टकरा नहीं रही थी। सो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अगेन संबोरा ने अपनी कोहनी उसके आगे की तरफ रखी और उसको जस्ट वो भी क्रॉस किया ही था। बट तभी संबोरा को एक झटका सा लगा। जी हाँ, एक ऐसा झटका कि जैसे उसने आगे बढ़ने की कोशिश की हो बट पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अब इमीडिएटली इस पॉइंट पर संबोरा पीछे मुड़कर सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसने उसको पकड़ लिया हो, यहाँ आखिर कौन होगा उसके अलावा। उसने तुरंत पीछे घूमकर देखा और बहुत ही सुकून भरी सांस ली, क्योंकि उसको किसी ने पकड़ा नहीं था। ये झटका था असल में उसका बैग, ये जो बैग लेके आया था अपने पीछे जिसके साथ उसने रस्सी बांधी हुई थी। उसने तुरंत अपनी उस रस्सी को वापस पकड़ा और उसको खींचने लगा। बट वो जो बैग था उसका, वो जाली वाला बैग असल में उस क्रैक के अंदर फंस चुका था, जिसको उसने खींचने की काफ़ी कोशिश करी। दूसरे हाथ में फ्लैशलाइट लेके वो बार बार रस्सी को झटका मार रहा था कि किसी तरीके से रस्सी बाहर निकल आए, लेकिन रस्सी बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। सो उसने अपने दोनों हाथों से उसको खींचने की कोशिश करी, लेकिन इसी छटपटाहट के अंदर वो बैग तो बाहर निकल चुका था, बट उसके हाथ में जो फ्लैशलाइट पकड़ी हुई थी उसने, वो आगे की तरफ रोल आउट हो गई, उसके हाथ से छूट गई और आगे की तरफ जाकर उस क्रैक के अंदर गिर चुकी थी। इस मोमेंट पर एक टाइम के लिए संबोरा को बहुत तगड़ा झटका लगा, क्योंकि ये रोशनी, ये फ्लैशलाइट उसको चाहिए थी। इसके बिना वो आगे की अपनी यात्रा नहीं कर सकता, वो ट्रैवल नहीं कर सकता। ऑब्वियसली यहाँ उसको डर लग रहा था। बट तभी संबोरा ने नोटिस किया कि उसकी फ्लैशलाइट यहाँ से रोल होकर इस क्रैक के अंदर तो गई है, लेकिन उसकी नीचे गिरने की आवाज़ नहीं आई। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि वो फ्लैशलाइट, उसकी रोशनी अभी भी बाहर ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब कि जो ये गुफा है इसकी ऊपर वाली छत के ऊपर उसकी रोशनी दिख रही है। सो जिसका मतलब साफ ये था कि वो फ्लैशलाइट नीचे नहीं गिरी, वो कहीं ना कहीं बीच में ही पत्थरों पर अटक चुकी है, सतह के पास ही, और वो इसको इजीली निकाल सकता है। लेकिन यहाँ अब एक बड़ी दिक्कत ये थी कि वो इस
गुफा के अंदर खुद को घुमा नहीं सकता क्योंकि उसको मुड़कर वापस उस क्रैक तक जाना था, लेकिन वो घूम ही नहीं सकता। सो उसने अपने आप को पीछे की तरफ रोल आउट करना शुरू किया। सो अपने पैरों को साथ साथ अपने कोहनी को मारते मारते वो वापस उस क्रैक के ऊपर से होते हुए इस क्रैक से वापस पीछे की तरफ गया, जहां उसको नीचे अपनी फ्लैश लाइट दिख रही थी, जो काफ़ी दूर नहीं, तकरीबन 2 से 2.5 फुट नीचे एक पत्थर के ऊपर अटकी हुई थी इसी क्रैक के अंदर। लेकिन इस क्रैक को देखते ही अगेन संबोरा के माइंड में वही डर सा जो था वो अगेन उसके माइंड के अंदर रिकॉल हो चुका था। अब ऑब्वियसली यहाँ 2 ऑप्शन थे, या तो वो इस फ्लैश लाइट को छोड़कर आगे की तरफ निकल जाए, या फिर यहीं अपने ट्रिप को छोड़कर घर की तरफ चला जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन वो अपनी इस फ्लैश लाइट को हाथ डालकर नीचे से निकाले और अपने ट्रिप को आगे कंटिन्यू करे। इस टाइम पर संबोरा ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो, कोई बात नहीं, बेशक डर लग रहा है इस क्रैक से, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपना हाथ डालकर इसके अंदर से अपनी फ्लैश लाइट निकालूंगा। सो तुरंत संबोरा ने अपना मुंह ऊपर की तरफ करके नीचे की तरफ हाथ डाला और अंधेरे के अंदर ऐसे वो हाथ मार रहा था नीचे कि कहीं उसकी फ्लैश लाइट उसके हाथ को टच हो जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि उसका हाथ तकरीबन 2 फुट के आसपास का और वो फ्लैश लाइट तकरीबन 2.5 फुट के आसपास नीचे पड़ी हुई थी। सो वो नियरली उसको टच नहीं कर पा रहा, बस उसको वो थोड़ी सी दूरी उसके अभी बची हुई थी, 3 से 4-5 इंच की, इतनी दूर वो उसे फ्लैश लाइट थी और ये फ्लैश लाइट उसको चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत के अंदर। अगेन संबोरा ने जोर लगाना शुरू किया, अपने शोल्डर को थोड़ा ट्विस्ट करते हुए और नीचे की तरफ जाने लगा। लेकिन कितना नीचे जा सकता था, उसने अपने आप को पूरा नीचे की तरफ बेंड कर दिया था, किसी तरीके से वो फ्लैश लाइट को टच कर ले, खींच तो वो उसको अपने आप लेगा। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि एक पॉइंट पर आकर उसने अपनी फ्लैश लाइट को टच कर भी दिया, बट तभी इस मोमेंट पर कुछ हुआ। उस रात संबोरा अपने घर पर नहीं पहुंचा। अब ऑब्वियसली इस टाइम पर घर वालों को टेंशन शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उनके घर वालों को पता था कि यहाँ इस तरीके से बैड पूप को कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, कई तो रातें भी लग जाती हैं, 3-3 4-4 रातें। लेकिन अब की बार संबोरा जाने से पहले बता कर गया था कि वो उस गुफा के अंदर जा रहा है, जो कि उसके भाइयों को अच्छे से पता थी कि उस गुफा के अंदर कितना रिस्क है। इस पॉइंट पर उसके भाइयों को लगा कि हो सकता है वो आज की रात ना आए, कल आ जाएगा, लेकिन आने वाले 3 दिन और बीत गए, मतलब कि टोटल चौथा दिन अब लगभग शुरू हो चुका था। अभी तक भी संबोरा वापस अपने घर पर नहीं आया और इस मोमेंट पर असल में संबोरा के परिवार को टेंशन शुरू हुई कि आखिर संबोरा है कहां पर। उसके भाइयों ने अपने माता पिता को समझाया कि हमें पता है कि आखिर वो कौन सी गुफा के अंदर गया होगा, सो हमें वहां के लिए निकलना पड़ेगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम दोनों भाई जाकर देख कर आते हैं संबोरा कहां पर है, कहीं उसको हमारी कोई मदद की जरूरत तो नहीं। सम के दोनों भाई वापिस अपनी 1-1.25 घंटे की वो ट्रैकिंग शुरू करके फाइनली उस गुफा के सामने खड़े थे जिसके अंदर सम 4 दिनों पहले गया था। अब इस गुफा के सामने खड़े खड़े बड़े भाई ने कहा कि एक काम करो, छोटे वाले को कि काम करो, तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं अंदर जाकर देखता हूं, क्योंकि ये गुफा कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसके अंदर एक ही आदमी मुश्किल से जा सकता है, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊंगा, तुम यहीं बाहर खड़े रहना। सो संबोरा का बड़ा भाई अपने आप को वही ट्विस्ट करते हुए, वो भी कुछ ज़्यादा मोटा नहीं, कोई हेल्दी नहीं, वो भी सम जैसा ही पतला सा था बिल्कुल ही, वही अपने आप को बेंड करके अपनी कोहनी आगे करके अपने घुटनों के बल सरकते हुए इस गुफा के अंदर एंटर कर चुका था। और धीरे धीरे आगे चलने पर फाइनली उसका वो पहला चैम्बर आ चुका था। अब इस पहले चैम्बर को देखते ही वो समझ चुका था कि यहाँ कुछ हुआ है। क्योंकि इस पहले चैम्बर के अंदर एक भी चमगादड़ का मलमूत्र यहाँ नहीं पड़ा था, मतलब साफ था कि यहाँ से बैड पूप को कलेक्ट किया गया है। इसका इशारा सम का बड़ा भाई समझ चुका था कि यहाँ तो संबोरा आया है, मतलब साफ है कि वो हो सकता है इससे आगे भी गया हो, तो क्यों ना आगे भी वो देखे। तुरंत संबोरा का बड़ा भाई इस चैम्बर को क्रॉस करते हुए आगे वाले चैम्बर की तरफ निकला, अपने हाथ में फ्लैश लाइट लेकर, और धीरे धीरे जैसे वो उस क्रैक के पास लगभग उससे 20 से 30 फुट दूर था, उसने अपनी फ्लैश लाइट आगे की तरफ घुमाई, तभी उसको सामने एक चीज़ पड़ी हुई दिखाई दी। और ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि एक बैग था जिसके अंदर बहुत सारा बैड पूप कलेक्ट किया गया था। और इस बैग को देखते ही संबोरा का भाई पहचान चुका था कि ये बैग उसके भाई संबोरा का है, मतलब संबोरा कहीं आसपास ही होना चाहिए। संबोरा के भाई ने जोर जोर से संबोरा का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं से भी संबोरा की वापसी आवाज नहीं आ रही थी। और एक मोमेंट पर संबोरा का भाई बिल्कुल चुप हुआ, उसने ध्यान से सुनने की कोशिश करी, क्योंकि उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी की रोने की आवाज़ आ रही हो। और जैसे उसने ध्यान लगाकर सुना तो ऐसे किसी इंसान की करने की आवाज़ आ रही थी। अगेन संबोरा के भाई ने जोर जोर से उसका नाम लेना शुरू किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये रोने की आवाज़ उसके भाई की है। और हाँ, ये आवाज़ सच में आ रही थी रोने की, और ये सेकंड वाले चैम्बर की तरफ से आ रही थी। सो अगेन संबोरा के भाई ने अपने जोर जोर से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए उस सेकंड वाले चैम्बर की तरफ जाने के लिए, बट बीच में वो क्रैक आना था, जो कि संबोरा के भाई को भी अच्छे से पता था कि बीच में क्रैक आएगा, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए उसको आगे की तरफ जाना है। और जैसे संबोरा के भाई ने उस क्रैक को क्रॉस करते करते अपनी फ्लैश लाइट नीचे की तरफ देखी, अगेन वही ह्यूमन मेंटालिटी कि एक बार देख तो ले आके नीचे है क्या।
जैसे ही संबोरा के भाई ने उस क्रैक के अंदर अपनी फ्लैशलाइट डाली, वो हैरान रह गया। क्योंकि उस क्रैक के तकरीबन 2.5 फुट अंदर उसका खुद का भाई संबोरा कुछ इस हालत के अंदर फंसा हुआ था। जी हाँ, तकरीबन 4 दिनों पहले जब संबोरा यहाँ पर आया था और उसकी फ्लैशलाइट इस क्रैक के अंदर गिर गई थी और वो उसको उठाने के लिए, अब आप बस इमेजिन करके देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करेगा। ये मान लीजिए क्रैक है और यहाँ ये संबोरा है। इसने पहले पीछे आकर वापस अपना हाथ अंदर डालकर वो बाहर निकालने की कोशिश करी फ्लैशलाइट, लेकिन वो फ्लैशलाइट बाहर आ ही नहीं रही थी। वो पहले इस पोजीशन के अंदर था, लेकिन अपने आप को ट्विस्ट करते करते संबोरा कुछ ऐसे बिल्कुल पैरेलल आ चुका था अंदर की तरफ जाने के लिए, ताकि वो फ्लैशलाइट बाहर निकाल ले। लेकिन जैसे वो पैरेलल आया, ये क्रैक और इसके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा राउंड थे, मतलब कि बिल्कुल भी शार्प नहीं थे, बिल्कुल राउंड। और एकदम से झटके के साथ पूरा संबोरा, अब क्योंकि वो ज़्यादा मोटा नहीं था, बिल्कुल पतला सा, ये पूरा का पूरा संबोरा इस क्रैक के अंदर, इस चेंज के क्रैक के अंदर पूरा का पूरा फिट हो चुका था और धीरे धीरे धंसते धंसते वो तकरीबन 2.5 फुट नीचे जा चुका था। जैसे ही संबोरा इस क्रैक के अंदर धंसा होगा, इसके अंदर फंसा होगा, इस मोमेंट पर संबोरा को समझ आ चुका होगा कि नहीं, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ से उसका बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन। और आने वाले पूरे 4 दिनों तक, सोच कर देखिए, पूरे 4 दिनों तक संबोरा इसी क्रैक के अंदर एक ही पोजीशन के अंदर ऐसे फंसा रहा। ना उसके पास कुछ खाने के लिए, ना ही उसके पास पानी पीने के लिए। इनफैक्ट हालत तो यहाँ तक ये थे कि उस चेंज के क्रैक के अंदर फंसे वो अपनी सांस भी पूरी नहीं ले सकता, क्योंकि सांस लेने के लिए उसको अपने फेफड़े फुलाने थे, लेकिन उन पत्थरों के बीच में फंसे हुए उसके पास इतनी जगह ही नहीं थी कि वो अपनी पूरी सांस लेकर अपने फेफड़ों को पूरा फैला सके। नहीं, वो सांस भी बहुत धीरे धीरे, बहुत छोटी छोटी ले पा रहा था। संबोरा को समझ आ चुका था कि आज नहीं तो थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाएगी, किसी भी तरीके से उसकी ये ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी और ये मौत उसके लिए सच में बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाली है। एक मोमेंट पर आकर संबोरा ने खुद ये सोचा कि काश उसके पास अब एक चाकू होता तो वो खुद अपनी जान ले लेता यहीं चाकू मार मार कर। बट लकीली 4 दिनों तक इस क्रैक के अंदर फंसे रहने के बाद फाइनली संबोरा के भाई ने संबोरा को ढूंढ लिया। और जैसे ही संबोरा के भाई ने अपने भाई को देखा, वो तुरंत भागकर इस गुफा से बाहर निकला, बाहर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर आया अपने साथ। और कुछ ही घंटों के ऑपरेशन में संबोरा को बाहर निकाल लिया गया। उसको तुरंत पास ही के एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया, जहां संबोरा ने फुल रिकवरी भी करी। और आज भी संबोरा चमगादड़ के उसी मलमूत्र को इकट्ठा करने के लिए ऐसी गुफाओं के अंदर जाता है, क्योंकि आज भी उसका ये मेन बिजनेस है। मेरी इसी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग है, जिसके अंदर केव डाइविंग हो या फिर केव एक्सप्लोरिंग, जिसके अंदर कोई बचा हो ऐसे हादसों में, वरना सभी के नाम के आगे रिप लिखा जाता है। सो आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा स्टोरी भयंकर लगी, पहले वो फ्रिज वाली या फिर अब ये संबोरा वाली? आपको किस स्टोरी ने सबसे ज़्यादा डराया, किसने आपका दिल दहलाया? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। साथ ही ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहीं पर मैंने इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है, जिसके अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज़ अपलोड करता हूँ। सो अगर आपको वो चाहिए हो, वो देखनी हो, तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर आकर वहाँ फॉलो करके ये ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं पर मैं आपसे पर्सनली बातें भी करता हूँ। सो आपका मन करे तो आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट दुर्वा देवी चंद को एंड कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।